हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आपकी क्लास 11th के एग्ज़ाम्स की तैयारी? आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, आप लोगों ने जो जो पढ़ रखा है आना उसमें से ही है। बस ये देखना है कि आप लोग कितना और किस फॉर्मेट में पेपर में लिख के आ रहे हो। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज अपना सेकंड लेक्चर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का। कल हमने इसका लेक्चर 1 लिया था, जिसमें हमने बेसिक फोकस अपना जो रखा था वो सेंटर ऑफ मास के अलोंग रखा था, राइट। तो सेंटर ऑफ मास में हमने देखा था कि जहाँ मैं सारा का सारा मास कंसेंट्रेटेड मान सकूँ किसी भी बॉडी का। हमने बहुत सारी बॉडीज़ के लिए सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे वो देखा, कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट दोनों में। फिर उसके बाद हमने सेंटर ऑफ मास के लिए उसका मोशन पढ़ा, जिसमें हमने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एंड एफ एक्सटर्नल के इफेक्ट्स पढ़े। ये सारी चीज़ें हमने कल के टॉपिक में रखी। अब हम फोकस शिफ्ट करते हैं अपना रोटेशनल की तरफ। अब रोटेशनल में हमें कैसे देखना है, ये सारी बातें हैं। तो आज जो हम लोग अपना टॉपिक्स रखने वाले हैं वो है, सबसे पहले एक रिजिड बॉडी को जानेंगे, रिजिड बॉडी क्या होती है। उसके बाद रोटेशनल है तो कैसे बोलेंगे, क्या क्या फैक्टर्स उसमें कांस्टेंट रहेंगे, कैसे चीज़ें चेंज होंगी, ये देखेंगे। फिर हम लोग जाएंगे एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन में। हम लोगों ने जब हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे तब एंगुलर वेलोसिटी ऑलरेडी किया था, बट एक बार यहाँ पे दोबारा से सम अप करेंगे। और उसके बाद हमने देखा था एंगुलर एक्सेलरेशन हम इस टॉपिक में देखेंगे। ये मैंने बोला था कि हम रोटेशनल में पढ़ने वाले हैं उस बात को, राइट। फिर उसके बाद हम लोग लीनियर और रोटेशनल के बीच में रिलेशन सेट करवाएंगे। देन हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक बार मैं फ्लो बता देती हूँ आपको कि क्या क्या करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग रिजिड बॉडी और रोटेशन के इफेक्ट्स को समझेंगे। उसके बाद हम जाएंगे एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन पर। फिर हम लोग जाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ना, वैसे तो ठीक है हम लोग फॉर्मूलाज और ये सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास दो थ्योरम्स आती हैं। दो उन थ्योरम्स की मतलब ऐसे डेरिवेशंस वगैरह कुछ नहीं है, बट फिर भी मैं आपको स्टेटमेंट्स दे दूंगी। उनकी वजह से हम बहुत सारी बॉडीज के डिफरेंट एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, इसके बाद हम लोग मूव करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद हम लोग जाएंगे टॉर्क पर। टॉर्क के बाद कपल ऑफ फोर्स देखेंगे और उसके बाद हम लोग इक्विलिब्रियम जाएंगे। ये हमारा आज का पूरा फ्लो रहने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो है हमारा रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या है, कैसे बोलेंगे कोई बॉडी रिजिड है, क्या एक्चुअली कोई बॉडी रिजिड हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो कोई भी बॉडी है अगर आपके पास, और उसके जैसे आप मान लो मेरे पास एक ये बॉडी है, राइट। तो हर बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनी है। इसके पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो जब आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो और उस एक्सटर्नल फोर्स के लगने की वजह से जब दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन चेंज ना हो, ऐसी बॉडीज को हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। ठीक है, कि आपने कोई फोर्स लगाया लेकिन दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा। अब एक्चुअली तो ऐसा नहीं हो सकता, आप फोर्स लगा रहे हो, कुछ ना कुछ सेपरेशन चेंज होगा, लेकिन वो इतना स्मॉल सेपरेशन होता है, इतना इतना स्मॉल चेंज होता है वो, कि वो मेरे नेट मोशन जो भी चल रहा है उस पर कोई फर्क नहीं डालता, वो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल हो जाता है। इसलिए हम लोग बॉडी को रिजिड ही कंसिडर करते हैं।
when on applying any external force, separation between 2 points do not change, then body is considered to be a rigid body. तो ऐसी बॉडीज को हम क्या कंसिडर करते हैं? रिजिड बॉडी। कि कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, जैसे आपने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है सेम रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं रोटेशनल की। भाई मोशन है, रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। तो कैसे पता लगेगा कि ट्रांसलेशनल है कि रोटेशनल है? जब मैं ट्रांसलेशनल की बात करती हूं, ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है कि मेरी अब पूरी बॉडी है, हर बॉडी का छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसके पास, ठीक है। अब अगर मैंने उसको पॉइंट मास माना था तो हमने क्या देखा था कि पूरी बॉडी की एक वेलोसिटी ले ली, सेंटर ऑफ मास में हमने सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट की वेलोसिटी निकाली। तो ट्रांसलेशनल में क्या होता है, with the same speed as of center of mass। जो मेरा सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है, मेरी बॉडी के हर पार्टिकल उसी स्पीड से चलेंगे। और ट्रांसलेशनल मोशन में क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है। जैसे मेरी ये बॉडी थी, ये अभी यहाँ पे है इस पॉइंट पे, ठीक, और जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वही मेरे हर पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। अब बात करते हैं हम रोटेशनल मोशन की। देखो, रोटेशनल मोशन में क्या हुआ, आपने एक बॉडी लिया, उसके एक्सिस को फिक्स कर दिया। मैं सिर्फ रोटेशनल की बात कर रही हूं, मैं दोनों को अभी कंबाइन नहीं कर रही। आपने एक बॉडी ली और उसका एक एक्सिस फिक्स कर दिया जिसके अलोंग वो रोटेट करेगी। अब हमने माना ये बॉडी रोटेट करके कहीं इस पॉइंट पर आई और इसने क्या करा, थीटा एंगल कवर करा, ठीक है, और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रही है। अब होगा क्या, जो भी मेरा हर पॉइंट का पार्टिकल है, ठीक है, उसका जो थीटा कवर्ड है वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, थीटा सेम। तो हमने लिखा जो उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करा वो क्या है, सेम है। उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी क्या है, सेम है। लेकिन आर सेपरेशन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज चेंजिंग। हर पार्टिकल का सेपरेशन अलग अलग है। इस पार्टिकल का सेपरेशन कुछ और है, इस पार्टिकल का सेपरेशन कुछ और है, और इस पार्टिकल का सेपरेशन कुछ और है। इसका मतलब उसने, जब भी आप रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हो तो आपके पास जितने भी एंगुलर कंपोनेंट्स थे वो कांस्टेंट हैं, बाकी सारे कंपोनेंट चेंज हुए। तो थीटा और ओमेगा तो मेरे पास सेम है, लेकिन मेरे पास सेपरेशन चेंज हुआ और इनकी हर पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी है वो भी क्या होगी, चेंज होगी। ये बेसिक सी बात थी हमारी रोटेशनल के बारे में और ट्रांसलेशनल के बारे में। अब हम आगे चलते हैं, हम थोड़े से कॉन्सेप्ट इसमें एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के देख लेते हैं, ठीक है। देखो, ये अपने पास एक सर्कुलर मोशन है, मेरी बॉडी पहले यहां थी, पार्टिकल, हम इस पार्टिकल के लिए देख रहे हैं, और ये इधर गया रोटेट करके, ये इसने थीटा कवर करा, तो थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं अपनी एंगुलर वेलोसिटी की।
एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, it is defined as angular displacement per unit time, है ना, कितना मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया, कितने टाइम में लिया, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी, रेडियन सेकेंड इनवर्स, और डायमेंशन क्या बनेगा इसका, m0 l0 t-1। अगर यही मैं इंस्टेंटेनियस के लिए बात करती तो मेरे पास ओमेगा कितना हो जाता, डी थीटा बाय डी टी। ठीक, अब हम बात करते हैं एंगुलर एक्स। पहले इन दोनों के बीच में रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। अगर मुझे रिलेशन चाहिए तो क्या होगा, हमारे पास आता है v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर होता है। मैग्नीट्यूड में बात करोगे तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा अपने पास, अल्फा इज इक्वल्स टू डेल ओमेगा बाय डेल्टा टी। एसआई यूनिट क्या बनी इसकी, रेडियन सेकेंड -2। डायमेंशन क्या बनेगी, m0 l0 t-2। एक्सियल वेक्टर है ये। अब हमने ये पढ़ा था कि सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो है, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन रख रखा है, तो हमारे पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और इंट्रोड्यूस होगा, और ए टी इज इक्वल्स टू अल्फा आर होगा। ठीक है, देखो ए टी हो ना हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई भी सर्कुलर मोशन है तो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब जो ए टी है ये मेरे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ठीक, मतलब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ये अपने पास अलोंग द टेंजेंट, और जो ए सी है वो हमेशा सेंटर की तरफ लगने वाला है, तो इन दोनों के बीच में एंगल है कैसा रहने वाला है, ऑलवेज 90 डिग्री। तो हमारे पास ए नेट जो आता है मैग्नीट्यूड में वो आता है अंडर द रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू हमने पढ़ी थी वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर, राइट, और ए टी हो जाएगा हमारे पास अल्फा आर। तो ये तो बात रही कि एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालना था अपने को, वो एंगुलर एक्सेलरेशन इज एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, सीधा सीधा। ठीक, अब इनके कुछ कुछ रिलेशंस देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके इधर ना लीनियर की वैल्यूज लिख देती हूँ। देखो हमने पढ़ा था v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है, और आपका v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये सारे रिलेशंस देखे थे। अब इनको मैं एंगुलर में कैसे दिखाऊंगी, ये देखो v है तो मतलब वेलोसिटी फाइनल, ओमेगा नॉट इज वेलोसिटी इनिशियल और अल्फा टी, फिर डिस्प्लेसमेंट तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर, उसके बाद वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर तो ओमेगा फाइनल स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, फिर इधर आए तो ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, उसके बाद अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। ये सारी बातें हुई। अब हमने ये भी देखा था कि अपने पास v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी है, a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी है, और a को मैं ऐसे भी लिख सकती थी v डी वी बाई
dx, राइट। तो अगर मेरे को यही सारे काम एंगुलर में करने हो तो क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी, फिर उसके बाद आएगा अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी, और एक और आएगा ओमेगा डी ओमेगा बाय डी एक्स। इस तरीके से हमने लीनियर में और एंगुलर के बीच में एक रिलेशन सेट करा। ये तो ही हमारी बेसिक बातें कि मतलब हमने रिजिड बॉडी देख ली, रोटेशनल देख लिया, और लीनियर और एंगुलर के बीच में एक रिलेशन सेट करवाए कि अगर लीनियर ये है तो एंगुलर ये हो सकता है। अगर आपको एंगुलर की इक्वेशन याद करने में दिक्कत आए तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप लीनियर की सारी इक्वेशंस याद रखो, बस ये ध्यान रखना है कि इस लीनियर की जगह एंगुलर का ये टर्म आने वाला है। जैसे लीनियर में हम एफ एक्सटर्नल बोलते हैं जो मेरा फोर्स मोशन देता है, एफ एक्सटर्नल की जगह जब हम रोटेशनल में जाते हैं तो वहाँ टॉर्क आ जाता है। तो हमें बस उसके रिप्रेजेंटेशंस देखने की मैं यहाँ क्या यूज करने वाली हूँ। अगर आप सिर्फ लीनियर भी याद रख रहे हो तो उसको रिप्लेस करना आपको आना चाहिए, है ना। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने से, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1200 रोटेशन पर मिनट टू 31200 रोटेशन पर मिनट। इसका मतलब ये उसने हमें क्या दे रखी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है सबसे पहले उसने हमें। तो हमने क्या निकाला, हमारे पास F1 कितना दिया है, 1200 रोटेशन पर मिनट। तो इसको सेकेंड्स में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 डिवाइडेड बाय 60 रोटेशंस पर सेकेंड, कितना आएगा ये 20 रोटेशन पर सेकेंड पहला। तो ओमेगा 1 कितना हुआ, 2 पाई F1, दैट इज कितना हुआ ये 40 पाई रेडियन सेकेंड इनवर्स। फिर हमने F2 निकाला, F2 कितना दे रखा है उसने हमें, 3120 रोटेशंस पर मिनट। इसको भी 60 से डिवाइड करा तो कितना आएगा हमारे पास 52 यस रोटेशंस पर सेकेंड। तो मेरे पास ओमेगा 2 कितना आया, 2 पाई F2, ये हमने सर्कुलर में देखा था। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 104 पाई रेडियन सेकेंड इनवर्स। अब कितने टाइम में चल रहा है ये, यहाँ पे 16 सेकेंड्स में ले रहा है। अब उसने पूछा व्हाट इज इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। मैंने सारा डेटा लिखा सबसे पहले, पहला पार्ट क्या कह रहा है वो हमसे, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमें पता है एंगुलर एक्सेलरेशन इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई 104 पाई माइनस 40 पाई डिवाइडेड बाय 16, कितना हुआ 64 पाई बाय 16। 16 4 जा 64, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई 4 पाई रेडियन s माइनस 2। ये तो हुआ हमारा पहला पार्ट, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है वो हमसे, हाउ मेनी रिवोल्यूशंस डज द इंजन मेक ड्यूरिंग दिस टाइम, कितने रिवोल्यूशंस वो चलेगा। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट बेसिकली पहले हम लोग निकालते हैं। तो मेरे पास थीटा का फॉर्मूला कितना था, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब कैसे पता लगाएंगे कि ये हमारे पास एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है। तो ध्यान से देखो, मेरी पहली स्पीड थी 40 पाई, उसके बाद आया 104 पाई, तो बढ़ी है, इसका मतलब रिटार्डेड था, तो प्लस साइन हमने सही लिया। 40 पाई मल्टीप्लाई कितने टाइम में था 16 प्लस हाफ इंटू 4 पाई इंटू 16 का स्क्वायर, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 640 पाई प्लस 16 का स्क्वायर इज 256, और 256 में हम लोग 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हुआ 256 बाई 2 मल्टीप्लाई 2, 12 1 2 4 5 पाई, कितनी वैल्यू आई है 2 5 11 पाई। अब हमें ये पता है एक रिवोल्यूशन में 2 पाई चलता है, तो n रिवोल्यूशंस निकालने थे। तो हमने लिखा n इज इक्वल्स टू 1152 पाई बाय 2 पाई। एक रिवोल्यूशन n पाई कैसे, एक सर्कल है, जब वो पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो 360 एंगल लेता है, दैट इज 2 पाई। तो एक रिवोल्यूशन में 2 पाई चल रहा था। तो मेरे पास नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कितने आए, 576 रिवोल्यूशंस क्या कर रहा है वो
बना रहा है 16 सेकेंड्स में विद द गिवन डेटा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अब अ व्हील इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है ऑलरेडी, 2 रेडियन सेकेंड इनवर्स से। इट इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, और हमने उसको कितना यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन दिया, 2 रेडियन s माइनस 2 सेकेंड इनवर्स का। अब उसने पूछा है व्हाट एंगुलर वेलोसिटी डज द व्हील एक्वायर आफ्टर 10 सेकेंड्स, मतलब t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स के बाद मैं कितनी एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर करूंगी। फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट का कोई रोल नहीं है, तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन कैंसिल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट आता है। तो मैं इसमें कौन सी इक्वेशन से जाऊंगी, पहली इक्वेशन। और पहली इक्वेशन क्या थी, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो डेटा रखेंगे 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 20 दैट इज 22 रेडियन सेकेंड इनवर्स। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में देखो वापस इसने क्या पूछा है अपने से, हाउ मेनी रिवोल्यूशंस विल इट मेक इन दिस टाइम इंटरवल, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पूछ रहा है। अब मैंने आपको एक अप्रोच तो बताया कि हम, जैसे मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन ली थी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब मैं इसी को ही, देखो उसने हमसे रिवोल्यूशंस ही तो पूछे हैं, मेरे पास ओमेगा है, ओमेगा नॉट है और अल्फा है, तो मैं अब थर्ड इक्वेशन से जाती हूँ। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा हो गया। तो ओमेगा स्क्वायर कितना है मेरे पास, 22 का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू थीटा। तो ये अगर मेरे पास आइडेंटिटी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 22 प्लस 2। देखो जितनी कैलकुलेशन इजी करोगे उतना अच्छा है। एक काम आप ये भी कर सकते थे, पहले स्क्वायर निकालोगे फिर सॉल्व करोगे फिर माइनस करोगे, क्या फायदा उतना लंबा करने का। मैं सीधा आइडेंटिटी लगा के कर सकती हूँ उस काम को। इधर कितना हो गया, 4 इंटू थीटा, तो ये आया आपके पास 24 इंटू 20 इज इक्वल टू 4 इंटू थीटा। 4 से इसको कैंसिल करा, कितना हो गया 5, तो ये आया मेरे पास 24 इंटू 5 इज इक्वल्स टू थीटा। अब मुझे नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकालने हैं, ठीक है, और हमें ये पता है कि एक रिवोल्यूशन में वो 2 पाई लेता है, तो n रिवोल्यूशन कितने हो जाएंगे, n इज इक्वल्स टू 24 इंटू पाई बाय 2 पाई, इससे इसको कैंसिल करा 12, तो n की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 60 बाय पाई। ठीक है, ये तो हुआ हमारा यहाँ तक का काम। अब जो हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे वो है हमारे पास सर्कुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ठीक है, इनर्शिया सुना सुना लग रहा है ना, लॉज ऑफ मोशन में करके आए थे। इनर्शिया क्या था, अपनी बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए जो मैं रेजिस्ट दिखा रही हूँ, कि अपोजिंग नेचर दिखा रही हूँ, वो इनर्शिया था। ठीक, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे किसको बोला गया है, मान लेते हैं कि अपने पास एक बॉडी है, ठीक है, और वो किसी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग रोटेट कर रही है। तो हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी अलग होगी ना, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हर पार्टिकल की सम करके आएगी। तो मैंने लिखा k इज इक्वल्स टू कोई भी पहला पार्टिकल, यहाँ पे हमने पार्टिकल 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, ऐसे करें हम लोगों ने। तो मेरे पास क्या आया, हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे करते करते आए क्या अपने पास हाफ mn rn का स्क्वायर, राइट, सॉरी हाफ mn vn का स्क्वायर, इधर mn vn का स्क्वायर हो गया यहाँ तक। ठीक, अब हमें पता है जो लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन था वो क्या था, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर मैग्नीट्यूड में।
ओमेगा कांस्टेंट रहने वाला था और आर हर पार्टिकल का एक्सिस से अलग अलग है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। सिमिलरली ये सेपरेशन हमारा R4 था। तो हमने यहाँ लिखा हाफ M1 R1 ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ M2 R2 ओमेगा का स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये डेटा कहाँ तक चला हमारे पास? हाफ Mn Rn ओमेगा का स्क्वायर, राइट। अब ध्यान से देखो, मेरे पास हाफ ओमेगा स्क्वायर पूरी इक्वेशन में कॉमन है, तो मैंने क्या करा, उसको कॉमन लिया। ये हो गया हाफ ओमेगा स्क्वायर, अंदर क्या बचा, M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, Mn Rn का स्क्वायर। ये हुआ हमारे पास। ये जो टर्म है, ये इसको जब मैं समेशन करके लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, Mi Ri का स्क्वायर i टेंस टू 1 से n तक गया, और इस टर्म को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन कैसे होगा वो देखते हैं। जब लीनियर में बात कर रहे थे तो इनर्शिया मतलब जो मेरे ट्रांसलेशनल चेंज में नहीं आने दे रहा, ना तो स्टेट ऑफ रेस्ट को अपोज कर, वो हमारी स्टेट ऑफ रेस्ट को भी अपोज कर रहा था, मोशन को भी अपोज कर रहा था और डायरेक्शन को भी। सिमिलरली यहाँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, property of body by virtue of which it opposes change in स्टेट ऑफ रोटेशन, कि मेरे को रोटेशन के जितने भी चेंज हैं मैं वो प्रॉपर्टी हूं जो उसको अपोज करेगा। ठीक है, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल क्या लिया है, I इज इक्वल्स टू कितना हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्मूला MI RI स्क्वायर। ये तो अगर डिस्क्रीट के लिए लिख रहे हो आप, I इज इक्वल्स टू 1 to n। अदरवाइज मैं जनरल फॉर्मूला क्या लिखूंगी, MR स्क्वायर। M इज मास ऑफ पार्टिकल और R इज सेपरेशन, परपेंडिकुलर सेपरेशन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। आर का खास ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर सेपरेशन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। ये बात खास ध्यान रखनी है कि परपेंडिकुलर सेपरेशन है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से। कैसे, अब एक डायग्राम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक फिगर ली है, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितने भी परपेंडिकुलर सेपरेशंस होंगे वो हम लोग कंसिडर करेंगे, M1 M2 M3, इधर हो सकता है आपके पास M4, ये सब। तो R4 R1 R2 R3, ठीक है, ये सारे इस एक्सिस से परपेंडिकुलर सेपरेशन पे होने चाहिए। इन सब का नेट करके हम MR स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसकी SI यूनिट क्या बनेगी, मास की kg, सेपरेशन की मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगा इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला ML स्क्वायर T0। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब ये देखते हैं कि ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्या, पहला मास डिस्ट्रीब्यूशन, कि मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ लिया है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदलेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम अब MOI से दिखाएंगे, जैसे सेंटर ऑफ मास को COM से दिखा रहे थे, ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अब हम MOI से दिखाएंगे।
डिपेंड्स ऑन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका कि कैसे अप्रोच करना है हमें। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आई से दिखाएंगे, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन पार्टिकल सिस्टम अबाउट एक्सिस ए बी। एक्सिस क्या है हमारे पास, ये एक्सिस है, तो जितना भी सेपरेशन लूंगी परपेंडिकुलर वो इस ए बी एक्सिस से होना चाहिए। तो मेरे पास m1 कितना दे रखा है उसने 1 kg, m1 का सेपरेशन कितना दे रखा है उसने 1 मीटर, m2 कितना दे रखा है उसने हमें 2 kg, और r2 कितना दे रखा है उसने हमें 2 मीटर। उसके बाद m3 कितना दिया है उसने हमें 3 kg, और r3 कितना दिया है उसने हमें 3 मीटर, m4 कितना दे रखा है उसने हमें 4 kg, और r4 कितना दे रखा है उसने हमें 4 मीटर। ये तो ही यहाँ तक बात। अब इसमें चेंज करते हैं हम लोग। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या लिखा, I इज इक्वल्स टू m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर प्लस m3r3 का स्क्वायर प्लस m4r4 का स्क्वायर। वैल्यूज रखते हैं, कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 1, 2 की पावर 3 इज 8, 3 की पावर 3 इज 27 एंड 4 की पावर 3 इज 64। 4 4 16, 16 इंटू 4 इज 64। ऐड कर लेते हैं अब इनको, 12 13 20 की 0 कैरी गए 2 6 7 8 9 10। ये कितना हो गया हमारे पास kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन फिर बोल रही हूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट है। टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस, कौन कौन से मास हैं, m1 और m2। m1 कितना दे रखा है उसने हमें, m1 दे रखा है उसने हमें 1 kg, और m2 उसने हमें दे रखा है कितना 4 kg। अब उसने क्या बोला है, प्लेस्ड ऑन अ मासलेस रॉड, रॉड का कोई मास हमें नहीं लेना। एज शोन इन द फिगर फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडीज अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, मतलब इस एक्सिस के अलोंग लेना है। टोटल लेंथ ऑफ रॉड उसने मुझे 100 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, और हमने क्या बोला था, सेपरेशन हमें रॉड से ले परपेंडिकुलर एक्सिस से लेना है। जो भी मेरा एक्सिस है मैं हमेशा आर वहां से मेजर करूंगी। तो सबसे पहले मैं इस वाली बॉडी पे आती हूँ, ये इस एंड से 70 पे रखी हुई है, तो ये उस एंड से कितने सेंटीमीटर पे बची, सिर्फ 30 सेंटीमीटर पर। तो मेरे पास R2 की वैल्यू कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। ये वाली जो मास है ये इस एंड से 20 पे रखा हुआ था, तो ये उस एंड से कितने पे हो जाएगा हमारे पास 80 पर। तो R1 की वैल्यू कितनी आई 80 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.8 मीटर, और इसको लिखूंगी मैं 0.3 मीटर। लगाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, I1 इज इक्वल्स टू m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये 1 इंटू 0.8 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0.3 का होल स्क्वायर। 8 8 64 होता है, 2 के बाद पॉइंट तो कितना हो जाएगा 0.64 प्लस 4 इंटू 0.09, ये कितना बना 0.64 प्लस 0.36। तो ऐड करेंगे वैल्यू कितनी आएगी 1.00 kg मीटर स्क्वायर। ये हो गई हमारी इसकी वैल्यू। ठीक है, अब हम चलते हैं, जो मैंने बोला था कि आपको दो थ्योरम्स हमारे पास जिसकी वजह से मैं डिफरेंट एक्सिस पर निकाल सकती हूँ। अब हम उनको देखते हैं कि वो थ्योरम्स हमारे पास क्या क्या हैं। चलो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, पहले एक डायग्राम बना लेते हैं उसके लिए। मेरे पास कोई भी एक बॉडी है, ठीक, हमने बॉडी के सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ा है, तो ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस है। ठीक है, अब मैंने इस एक्सिस के पैरेलल कोई एक दूसरा एक्सिस ले लिया,
और इन दोनों के बीच का सेपरेशन मैंने d बोल दिया। ठीक, तो हम मोमेंट ऑफ फॉर पैरेलल एक्सिस कैसे डिफाइन करेंगे? It states that moment of inertia of an axis parallel to center of mass axis is equal to the sum of moment of inertia about center of mass and product of mass of body and square of separation। कहने का मतलब क्या है कि मुझे I निकालना था, तो ये सम किस किस का है? I अलोंग सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ बॉडी इनटू सेपरेशन का स्क्वायर। इस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं किसी भी एक्सिस पे जो पैरेलल एक्सिस के, जो सेंटर ऑफ मास के पैरेलल होता है। ये एप्लीकेबल है हर बॉडी पर। टू डी 3D हर बॉडी पर एप्लीकेबल है, 1D पर भी। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए भी देखो एक प्लेन बनाया पहले मैंने ये सर्कुलर बॉडी लिया, ठीक है, ये इसका हमने z एक्सिस लिया। अब ये परपेंडिकुलर है एक प्लेन के, तो इस प्लेन में मैंने दो एक्सिस लिए, ठीक है, इसको हमने आई एक्स बोला और इसको हमने आई वाई एक्सिस बोला। क्लियर? तो ये क्या बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस perpendicular to its plane is equal to the sum of moment of inertia about two mutual perpendicular axis in that plane। ठीक है, 2D बॉडीज पर लगता है ये। अब इसमें समझो क्या, मैंने दो एक्सिस लिए एक्स एंड वाई प्लेन में, ये मेरा एक प्लेन है, इसमें मैंने एक्स और वाई दो एक्सिस लिए। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पे मेरा कोई तीसरा एक्सिस जा रहा है जो परपेंडिकुलर है। अब आई जेड एक दूसरे के जेड और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर, वाई और एक्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर और एक्स और जेड भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर बने। जो मेरा थर्ड एक्सिस है, जो परपेंडिकुलर वाला एक्सिस है, वो प्लेन में जो भी मेरे एक्सिस हैं उनके परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। तो मैं इसको क्या लिखूंगी, आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। इसमें मैंने कौन सा प्लेन लिया है, एक्स वाई प्लेन, है ना। फिर अगर मैं बोलूं आई एक्स इज इक्वल्स टू आई जेड प्लस आई वाई, तो इसका कौन सा प्लेन है अपने पास, जेड वाई प्लेन है। अगर मैं बोलूं आई वाई इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई जेड, तो कौन सा प्लेन है, जेड एक्स प्लेन है। तो तीनों एक तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, जो परपेंडिकुलर एक्सिस है ये एक्स इंटरसेक्शन पॉइंट पे होना चाहिए। ठीक है, ये हुआ हमारा यहां तक का काम। अब कुछ कुछ फिगर्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं, हम वो देखते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिंग से।
रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²। डायग्राम देखो, ये मैंने रिंग बनाई, ये इसका एक्सिस है, परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। इसी का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है, लेकिन कब? जब मैं रिंग का डायामीटर ले रही हूं। अब हम लेते हैं डिस्क। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है, कब? जब हम इसका कौन सा एक्सिस ले रहे हैं? परपेंडिकुलर एक्सिस। और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/4, कब? जब हम इसका डायामीटर वाला एक्सिस लेते हैं। अगर मैं बात करूं तीसरा, हॉलो सिलेंडर की। हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है उसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे। ये मेरे पास हॉलो सिलेंडर है, ये इसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, इसके अलोंग। अगर मैं बात करूं सॉलिड सिलेंडर की, सॉलिड सिलेंडर मतलब अंदर से पूरा भरा हुआ है वो, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। ये पूरा सॉलिड है अपने पास, ठीक है। फिर हॉलो स्फेयर। हॉलो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr² along its axis। ठीक है, इसमें बात करते हैं हम, कौन सा नंबर हो गया था? 5th हो गए थे ना। सॉलिड सिलेंडर पे आते हैं अब। सॉलिड सिलेंडर के लिए होता है I is equals to 2/5 mr² along its diametrical axis। ये सॉलिड सिलेंडर है। अब इसमें रॉड की बात करते हैं हम लोग। ऑफ लेंथ L, I is equals to ml²/12 होता है, जो इसके सेंटर से पास होता है। मतलब ये सेपरेशन भी L/2 है और ये भी L/2 है। मैंने इसको सेंटर से हिंज कर रखा है। इसी में ही I is equals to ml²/3 होता है, जब मैं इसके एंड से बात करती हूँ यहां से, ठीक है। ये डिफरेंट फिगर्स के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं और ये हमें डायरेक्ट याद करने हैं। जो इनके अपने एक्सिस थे उनके तो डेरिवेशंस थे, बट वो नहीं है अपने सिलेबस में। बाकी पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस से डेराइव होते वो भी नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट याद करो ताकि सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ आए। मैंने आपको पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस समझा दिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शियाज आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक दो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। उसने हमें बोला है अ रॉड ऑफ मास कितना केजी? 20 kg एंड लेंथ 2 मीटर। मास ऑफ रॉड कितना दे रखा है उसने हमें? 20 kg। और लेंथ ऑफ रॉड उसने हमें कितना दिया है? 2 मीटर। हैज बीन टेकन, व्हाट विल बी इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। मतलब अभी हमने देखा कि वो कौन से एक्सिस से बात कर रहा है, ये इसका सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट, इसके अलोंग पूछ रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अलोंग कितना था? ml²/12। तो मैंने वैल्यू रखी I is equals to 20 मल्टीप्लाई 2 into 2 डिवाइडेड बाय 12। 2 10
263। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 20/3 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत बेसिक से चलेगा, बस आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं कि हाँ ये फॉर्मूला लगाना है। थ्योरी में रेयरली आएंगे वाली बातें, लेकिन आपको फॉर्मूला आना चाहिए क्योंकि ये एमसीक्यूज में दे सकता है आपको ये वाली बात। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, सॉलिड सिलेंडर है, मास कितना दे दिया उसने हमें 20 kg, और उसकी लेंथ कितनी दे दी उसने हमें 1 मीटर, रेडियस कितनी दे रखी है उसने हमें इसकी 0.2 मीटर। अब उसने बोला है देन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, तो ज्योमेट्रिकल एक्सिस सॉलिड सिलेंडर के लिए mr²/2 था। तो कैसे निकालेंगे हम इसको, I इज इक्वल टू m कितना है 20 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है 0.2 इंटू 0.2/2, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा लो पहले आप। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 10 से ये वाली 0 कैंसिल, इस वाले 2 से ये कैंसिल 5, तो I कितना आया 2/5 kg मीटर स्क्वायर। आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो 0.4 kg मीटर स्क्वायर से। ठीक, आई होप कि अभी तक के सारे टॉपिक आपके क्लियर चल रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग अपने नए टॉपिक पे आते हैं जो है रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या है, कैसे इसका सिग्निफिकेंस है, एक बार इसको समझते हैं। तो उसने बोला है द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस, रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस मे बी डिफाइंड एज, उसको कैसे डिफाइन किया गया है, द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ मास ऑफ पॉइंट। देखो मैंने कंप्लीट बॉडी ली, ठीक है, और ये किसी भी एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मेरे m मास की बॉडी और r इसका रेडियस है। ठीक, अब मैंने इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक m मास पॉइंट मास दूर रखा है, जितना मास इस पूरी बॉडी का है उतना ही मास मैंने एक पॉइंट का मास लिया है, और इससे सेपरेशन लिया मैंने k, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन था। अब वो क्या कह रहा है, द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ पॉइंट मास whose mass is equal to mass of whole body, मास ऑफ होल बॉडी के बराबर है। तो मैंने यहाँ पे भी पॉइंट मास को m लिया है और पूरी बॉडी का मास भी m है। एंड whose मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास, अगर मैं इसको रिंग मान रही हूँ, मान लो फॉर अ रिंग, लेट्स से किसी भी बॉडी के लिए वैलिड है वैसे, ये mr² है अपने एक्सिस के अलोंग, राइट। तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होना चाहिए। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टैंडर्ड फॉर्मूला से क्या लिखूंगी मैं, mk², राइट, m इंटू सेपरेशन का स्क्वायर परपेंडिकुलर। तो मेरे पास क्या आया, mk² इज इक्वल्स टू mr²। तो k की वैल्यू इसमें कितनी आई मेरे पास r। डिफरेंट बॉडीज का भी एक बार मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ, ये समझ आया। रेडियस ऑफ जाइरेशन वो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस जहां पे मैंने एक पॉइंट मास माना जिसका मास सेम है जो मेरी पूरी बॉडी का मास था, और दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाए, सेम आ जाए। ठीक, जैसे हम लोग इसकी बात करते हैं किसके लिए, एक बार डिस्क के लिए देखते हैं। तो ये मेरी डिस्क थी, इसका अपने सेंटर के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता वो आता mr²/2, करेक्ट। मैंने एक्सिस से m मास ही लिया, लेकिन कितने सेपरेशन पर, k सेपरेशन पर। रेडियस ऑफ जाइरेशन का सिंबल k होता है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता mk²। इनको इक्वल करते हैं जरा, तो ये कितना आया mk² इज इक्वल्स टू mr²/2। तो k कितना बन गया मेरे पास r/√2, ये आया। अगर मैं बात करूं हॉलो स्फेयर की, हॉलो स्फेयर के लिए जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया था अपने एक्सिस पर वो था 2/3 mr², है ना। इसका मास m और इसकी रेडियस r थी। अब मैंने एक्सिस से, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस से
के सेपरेशन पर एक कैपिटल मास एम लिया हॉलो स्फीयर के मास जितना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रिपोर्ट करती है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, एम के स्क्वायर। तो हमने एम के स्क्वायर को इक्वल करा 2/3 mr स्क्वायर के, तो मेरे पास के की वैल्यू कितनी आएगी, √2/3 r, है ना। अब चलते हैं एक और, यहां तक तो हुई हमारी रेडियस ऑफ जाइरेशन की बात। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉर्क होगा, उसके बाद हम कपल ऑफ फोर्स पढ़ेंगे एंड देन हम लोग आज का लेक्चर खत्म करेंगे रोटेशनल और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के साथ। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हम ऑलरेडी पढ़ के आए थे, आज जो टॉपिक करेंगे उसमें रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल दोनों का इक्विलिब्रियम रहेगा। चलो बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं अब अपने टॉपिक टॉर्क से। टॉर्क है क्या? एक चीज ध्यान हो अगर आपको, जब हम लोगों ने लीनियर की सारी चीजें करी थी, ट्रांसलेशनल मोशन करा था, तो हमने ये देखा था कि जब तक एफ एक्सटर्नल नहीं लगता तब तक मेरी बॉडी की कोई भी स्टेट चेंज नहीं हो रही थी। सिमिलरली टॉर्क यहाँ पे किसी भी बॉडी के स्टेट ऑफ रोटेशन को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। Torque is a quantity which is responsible for change in state of rotation. अब हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम किस पॉइंट के अलोंग फोर्स लगाएं सो दैट कि मुझे टॉर्क मिल जाए। जैसे हमारे पास गेट है, डोर है, तो वो एक एंड से हिंज्ड है। अब अगर मैं उसी हिंज्ड पॉइंट पे अगर फोर्स लगाऊंगी तो गेट तो खुलेगा नहीं, तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस पे फोर्स लगा रहे हो। तो टॉर्क मेरा इन्हीं दो बातों पे डिपेंड करता है। हमारे पास टॉर्क होता है R क्रॉस F, ठीक है। अगर हम ये क्रॉस प्रोडक्ट हटाते तो हमने पढ़ा था RF साइन थीटा। अब देखो कैसे, मान लीजिए ये हमारे पास कोई पॉइंट है और हमने इधर कोई फोर्स दिया है, ठीक, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, थीटा, और पोजीशन वेक्टर हुआ R। जिस एक्सिस के अलोंग आप रोटेट कर रहे हो वो, और जिस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाया, अगर मैंने इस पॉइंट पे फोर्स लगाया है तो इसको मैं बोलूंगी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर किस किस के बीच में, जिसके अलोंग आपने रोटेट करना है एक्सिस, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सेपरेशन किस सेपरेशन पे लगा रहे हो आप, और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर। एक्सियल वेक्टर है ये। टॉर्क की एसआई यूनिट देखो क्या बनेगी, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, टॉर्क की एसआई और आपके सेपरेशन की एसआई यूनिट मीटर, तो इसके एसआई यूनिट बनी न्यूटन मीटर। और अगर हम इसकी डायमेंशंस की बात करेंगे तो मेरे पास इसकी डायमेंशन कितनी आएगी, ml² T-2। हालांकि जो इसकी डायमेंशन है वो मेरे वर्क डन या एनर्जी के डायमेंशन के बराबर है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि टॉर्क और वर्क डन का सिग्निफिकेंस सेम हो गया, नहीं। तो अब हमने टॉर्क को क्या देखा, टॉर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है जो स्टेट ऑफ रोटेशन को चेंज करने में हमारी हेल्प करेगा। जैसे हम बोलते हैं कि गेट ओपन करना है, तो एक हिंज्ड पॉइंट हुआ हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन, आपने फोर्स लगाई किसी एक सेपरेशन पर, परपेंडिकुलर सेपरेशन, और वो क्या हुआ, आपका ओपन हुआ। तो ये सारी चीजें हमारे पास आई टॉर्क में। अब अगर मेरा जो फोर्स है अप्लाइड is parallel to axis of rotation
एक्सिस ऑफ रोटेशन के अगर पैरेलल है तो टॉर्क अपना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जिस लाइन पे वो लग रहा है, passes through axis of rotation, तो भी मेरे पास टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हम इसकी डायरेक्शन किससे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड रूल ये हमने किस में पढ़ा था, जब हम लोगों ने मोशन इन प्लेन स्टार्ट किया था, तो उसके पहले लेक्चर में मैंने आपको पूरा का पूरा वेक्टर्स के बारे में बताया था। और हमने तब देखा था कि हम लोग किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट के लिए किस तरीके से डायरेक्शंस निकालेंगे। एक्सियल वेक्टर है ये हमारा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कपल ऑफ फोर्स की। कपल ऑफ फोर्स का क्या मतलब है, अ पेयर ऑफ फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, जिनकी मैथमेटिकल वैल्यू इक्वल है, बट एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे मैंने एक फोर्स ये ले ली और एक फोर्स आपने इधर ले लिया, एफ एफ ऑपोजिट डायरेक्शन है, और दो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, इनका जो पॉइंट है, एक्टिंग पॉइंट, वो क्या है, इस पे अलग अलग है, ठीक है। अब इसमें देखो जो आपका एफ नेट है, एफ नेट की वैल्यू क्या है अपने पास, 0, और इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। अब मैं ये बोलती हूँ कि आप ये देखो कि ये किधर रोटेट होगा, तो हमें कैसे पता लग रहा है, ठीक है। आप एक चीज देखो, जो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मेरा पोजीशन वेक्टर क्या है आपके पास, यहां से ये सेपरेशन है और एफ ये रहा हमारे पास, तो ये रोटेट किधर कर रहा है आपका, क्लॉकवाइज। और सिमिलरली इसी मैनर में ये भी कैसे रोटेट करेगा आपका, क्लॉकवाइज। तो ये पूरा रोटेशन कैसे जा रहा है हमारा, क्लॉकवाइज। तो कपल का मतलब क्या होता है कि एफ नेट 0 होना चाहिए, दो फोर्सेस लग रही हैं इक्वल मैग्नीट्यूड की ऑपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग है, मतलब जिस पॉइंट पे दोनों लगेंगी वो दोनों पॉइंट भी क्या होंगे, हमारे अलग होंगे। इसको हम बोलते हैं कपल। इसके अलावा इसमें भी टॉर्क उतना ही रहेगा, टॉर्क चेंज होगा। मान लो ये आपने आर लिया है, तो ये अभी भी आर एफ साइन थीटा ही रहेगा हमारे पास, ठीक है। ये तो हुई हमारी इसकी बात। अब इसके ना कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम टॉर्क के। देखो उसने क्या बोला है आपको क्वेश्चन में, अ फोर्स 2i + 3j + k, फोर्स कितना दे रखा है उसने हमें, 2i + 3j + k, एक्ट्स एट अ पॉइंट, किस पॉइंट पर लग रहा है ये हमारे पास, 2i - 3j + k, then magnitude of torque of this force about point, about point का मतलब आप इस पॉइंट पे रोटेट करवा रहे हो, ठीक। ये तो मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। ये हुआ हमारे पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और किस पॉइंट के अलॉन्ग लगवा रहे हैं हम इसको, 0i कैप + 0j कैप + 2k कैप। तो पोजीशन वेक्टर कहां से कहां, ये मेरे पास R1 जिस पॉइंट पे लगवाना है, यहां से ये हो गया मेरे पास एक्सिस, और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यहां से यहां तक कैसे निकालेंगे हम अपना पोजीशन वेक्टर, R2 - R1, कितना आएगा ये हमारे पास, 2i - 3j + k - 2k कैप। तो ये कितना हो गया, 2i - 3j - k कैप। अब टॉ = r क्रॉस f है, और हमने वेक्टर्स में कैसे देखा था, अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो पहले हम क्या लिखेंगे, r लिखेंगे। r कितना है मेरे पास, 2 - 3 - 1, और फोर्स कितना है अपने पास, 2 3 एंड 1। तो i, जब हम i की मल्टीप्लाई कर i के लिए ले रहे हैं, तो i का हॉरिजॉन्टल, i का वर्टिकल कंसिडर नहीं करना था, तो ये हुआ -3 × 1 -1 × 3, फिर हमने लिया -j, सेम प्रोसीजर j के साथ,
2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2, और सेम प्रोसीजर हमने किया k के साथ। ये हो गया आपका 6 माइनस माइनस का 6, तो हमारे पास कितना आया -3 + 3, ये हो गया कैंसिल और 0 हो गया। इसमें देखो 2 और +2 कितना हुआ 4, तो -4 j कैप, ये कितना हुआ आपके पास +12 k कैप। तो इतना टॉर्क लगा है हमारे पास, ठीक है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हमने क्या पढ़ा था, अगर मैं बात कर रही थी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी पे जो भी एफ नेट है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, तो बॉडी पे जो भी टाउ नेट है वो क्या हो जाएगा 0। अब अगर कोई ये बात बोल दे कि एफ नेट 0 है तो टाउ नेट भी 0 होना चाहिए, फॉल्स है, और टाउ नेट 0 है तो एफ नेट 0 होना चाहिए, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। बॉडी एक टाइम पे एक तरीके के इक्विलिब्रियम में भी रह सकती है और बॉडी दोनों इक्विलिब्रियम में भी रह सकती है। तो अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे हम दोनों के कंबाइंड केसेस को लेके करेंगे कि मेरी बॉडी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों तरीके के इक्विलिब्रियम में है। उसने बोला है अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ 20 kg इज हैंगिंग इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। एक रॉड है जिसका मास 20 kg दे रखा है और उसको हैंग करा है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में विद द हेल्प ऑफ 2 थ्रेड्स। 2 थ्रेड दे दिए, तो इन 2 थ्रेड्स का नाम रख लेते हैं, ये A पॉइंट है और ये B थ्रेड है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स 40 kg मास, 40 kg के मास को भी सपोर्ट कर रहा है L/4 पर। टोटल लेंथ इसकी कितनी हुई अपने पास L। फाइंड द टेंशन डेवलप्ड इन ईच थ्रेड, इसमें टेंशन डेवलप्ड बतानी है। तो सबसे पहले एक चीज याद करो, जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे थे तो सारा का सारा मास अगर ज्योमेट्रिकल बॉडी है तो सेंटर पे कंसेंट्रेट होगा। तो क्या मैं ये बोल सकती हूं कि इसके सेंटर पर यहाँ पे 20 G का फोर्स लगा होगा और इस 40 वाले की जगह 40 G का फोर्स लगा होगा, और ये जो 20 वाला फोर्स है 20 G है, ये सेपरेशन L/2 पे होगा, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है, रोटेशनल। ट्रांसलेशनल कैसे होगा, जितना फोर्स लेफ्ट लगे उतना ही फोर्स राइट लग जाए, या जितना फोर्स अप लगे उतना फोर्स डाउन लग जाए, बेसिकली कैंसिल आउट करना था। अगर इस थ्रेड है तो मतलब टेंशन आई होगी, तो इनमें टेंशन आई ऊपर की तरफ TB और TA, तो ऊपर 2 फोर्सेस हैं TA और TB और नीचे 2 फोर्सेस हैं 40G और 20G। तो सबसे पहले हमने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लिखा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, TA प्लस TB इज इक्वल्स टू 40G प्लस 20G। मतलब कितना आएगा बेसिकली, ये TA प्लस TB इज इक्वल्स टू 60G। अब हमें बात करनी है रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो अब समझो क्या होगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो टाउ नेट मेरा 0 होना चाहिए, लेकिन अब चक्कर ये है कि हम किस फोर्स को हिंज्ड माने, क्योंकि हमने रोटेशन में पढ़ा था कि एक पॉइंट तो मेरे को हिंज रखना ही रखना है, ठीक है। अपने पास 4 तरीके की फोर्सेस हैं, 40G, 20G, TA और TB, जिसमें से अननोन फोर्सेस मेरे पास 2 ही हैं। तो जब भी इस तरीके का न्यूमेरिकल आएगा तो प्रेफरेंस आप हमेशा किसी एक अननोन पे निकालने की रखो। तो मैंने बोला कि मुझे ना A वाले पॉइंट को फिक्स करना है, और मैंने यहां इक्वेशन सेट कर दी कि टाउ एट A पॉइंट इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि मैं उस एक्सिस के अलोंग रोटेशन नहीं करा रही, तो टाउ नेट 0 होना चाहिए। अब मेरे पास कौन कौन सी फोर्सेस बची, 40G बचा, 20G बचा और TB बचा।
इनके सेपरेशंस अब मुझे ए वाले पॉइंट से देखने हैं। तो सबसे पहले मैं इंडिविजुअल वो लिखती हूँ इनके। अगर मैं लिखूं टाउ ड्यू टू 40g कितना होगा, तो देखो टाउ ड्यू टू 40g, मेरा सेपरेशन ए से 40 वाले का l/4 है। तो मैंने सबसे पहले अपनी फिंगर्स को किस डायरेक्शन में रखा, जिधर मेरा पॉइंट है 40g का। 40g की डायरेक्शन नीचे है तो मेरी पाम भी नीचे आई। तो ये कैसा मोशन कर रहा है, क्लॉकवाइज मोशन। तो 40g के लिए हमने लिखा है इसको, मैं कंसिडर कर रही हूं कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव है और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है, ये मैंने कंसिडर कर लिया। तो अगर इसका 40 है तो हमने क्या लिखा, l/4 इंटू 40g। ठीक है, अब टाउ 20g की वजह से लिखते हैं। तो देखो 20 वाले का सेपरेशन a से l/2 पर है, तो l/2 तक गए हम लोग, इसमें पाम नीचे रखी क्योंकि 20g नीचे लिख रहा है। तो ये वाला भी कैसा हुआ, क्लॉकवाइज। तो ये क्या हुआ, l/2 इंटू 20g। अब हम बात करते हैं b वाले का। तो b वाले का सेपरेशन पूरा a से जो है वो l है, ठीक, और इसकी फोर्स जो है, टेंशन ऊपर की तरफ है। तो मैंने पहले अपनी फिंगर्स को पॉइंट करा उस फोर्स की डायरेक्शन में, फोर्स की तरफ, जो मेरी पाम है वो फोर्स की डायरेक्शन में गई। फिंगर्स को कर्ल करा तो ये एंटी क्लॉकवाइज आया। तो जब मैंने टाउ ड्यू टू बी लिखा तो वो कितना आया मेरे पास, TB इंटू L। किस डायरेक्शन में है ये, एंटी क्लॉकवाइज। तो बैलेंस आउट करने के लिए क्लॉक और एंटी क्लॉक को क्या होना चाहिए, इक्वल। तो हमने लिखा टाउ 40 प्लस टाउ 20 माइनस टाउ ड्यू टू बी शुड बी इक्वल्स टू 0। टाउ 40 की वैल्यू कितनी थी, l/4 मल्टीप्लाई 40g प्लस l/2 मल्टीप्लाई 20g इज इक्वल्स टू b के लिए कितनी वैल्यू आ रही है, LTB। इससे इसको कैंसिल करा 10, इससे इसको कैंसिल करा 10, ये कितना हो गया हमारे पास, 20gl इज इक्वल्स टू LTB। g की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, तो TB कितना आएगा मेरे पास, 200 न्यूटन। ठीक है, अब याद करो हमने एक इक्वेशन लिखी थी ये वाली, TA प्लस TB, इक्वेशन 1। तो अब हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ TB इन इक्वेशन 1, कितना हो जाएगा, TA इज प्लस 200 इज इक्वल्स टू 60g का मतलब हुआ 600, क्योंकि g की वैल्यू है 10। तो TA कितना आ जाएगा अपने पास, 600 माइनस 200 दैट इज 400 न्यूटन। ठीक, इस तरीके से हमने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन करा। एक और क्वेश्चन करते हैं चलो इसके साथ। अब ये क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। देखो उसने क्या बोला है, अ मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 kg इन मास। एक मेरे पास बार है, ठीक, जिसका लेंथ कितना दे रखा है उसने अपने को, एक अपने पास बार है जिसका लेंथ उसने अपने को दिया है 70 सेंटीमीटर। तो मैं इसको लिख लेती हूँ 0.7 मीटर। ठीक है, 4 kg का मास है, सपोर्टेड ऑन 2 नाइफ एजेस प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड। हर एंड से 10 सेंटीमीटर दूर है। तो एक एज ये आ गया और एक एज ये आ गया। इसको हमने A बोला, इसको हमने B बोला। दोनों अपने अपने एंड से कितना सेंटीमीटर दूर है, 10 सेंटीमीटर। तो मतलब 0.1 दोनों तरफ से। तो यहां से कितना सेपरेशन है इसका, 0.1 मीटर का, और यहां से कितना सेपरेशन है इसका, 0.1 मीटर का। अब उसने बोला है अ 6 kg लोड इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। किसी एक एंड से मुझे 6 kg का लोड डालना है। तो आपकी कंप्लीट विल है, आप इस वाले एंड से डालना चाहो लेफ्ट से, कि आप राइट से डालना चाहो। मैं लेफ्ट साइड से डालती हूँ। अगर हमने लेफ्ट वाले एंड से 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर, तो 0.3 मीटर पर एक 6 kg का लोड लिया है। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, इस वाली वैल्यू को 6
जी लिख लेती हूँ मैं डायरेक्ट वेट को, इसका फोर्स नीचे कितना लगेगा 6g। फाइंड द रिएक्शन एट द नाइफ एजेस, तो मुझे क्या निकालना है, दोनों का नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। अब देखो उसने हमें क्वेश्चन में एक डेटा और दिया था कि रॉड का मास कितना है 4 kg का, तो रॉड का मास 4 kg है, तो क्या वो 4g जो लग रहा होगा, अगर 4g लग रहा है तो वो इसके आधे पे लग रहा होगा, आधा कितना बनेगा 0.35 मीटर। सबसे पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लिखते हैं हम लोग, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कितना बनेगा अपने पास, Na प्लस Nb शुड बी इक्वल्स टू 6g प्लस 4g, तो ये कितना बनेगा Na प्लस Nb इज इक्वल्स टू 10g। इक्वेशन 1 हो गई, अप डाउन बराबर हो गया इसका। अब हम आते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब देखो जब हम रोटेशनल की बात कर रहे हैं तो मुझे वही टाउ नेट 0 चाहिए, किसके अलोंग लेते हैं, अब A के अलोंग ले सकती हूँ या B के अलोंग ले सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों 0 हैं, तो हम लोग A के अलोंग लेते हैं, टाउ अबाउट A हम लोग 0 बोल देते हैं नेट। तो देखो 6g और 4g का इससे सेपरेशन चाहिए अब हमें, राइट, ये सेपरेशन चाहिए अब हमें। तो देखो कैसे लिखेंगे इस सेपरेशन को, A खुद कितनी दूर था 0.1 दूर, और 6 वाला एंड से 0.3 दूर था, तो ये आपस में कितना दूरी पे होंगे 0.2 मीटर पे। सिमिलरली A वाला 0.1 दूर है और जो आपका 4g है वो 0.35 दूर है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना बना 0.25 मीटर। ठीक, अगर मैं A वाले की लेंथ यहां से 0.1 ले रही हूं और B वाला यहां से 0.1 है, तो इन दोनों का आपस में सेपरेशन कितना आया 0.5 मीटर। टॉर्क हमने अभी जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, तो हमारी डाउनवर्ड टॉर्क शुड बी इक्वल्स टू, जो मेरी क्लॉक और एंटी क्लॉक बराबर आनी चाहिए थी। तो अब हम इसमें जाते हैं, 6g का सेपरेशन कितना है मेरे पास 0.2, तो टॉर्क ड्यू टू 6g इज इक्वल टू 6g इंटू 0.2 न्यूटन मीटर। अगर मैं टॉर्क ड्यू टू 4g जा रही हूं तो क्या लिखूंगी 4g मल्टीप्लाई 0.25 न्यूटन मीटर। ये दोनों कैसी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और टॉर्क ड्यू टू NB जो है वो कैसा है आपका NB मल्टीप्लाई 0.5 न्यूटन मीटर, ये कैसी डायरेक्शन में है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे इक्वल, तो 6g इंटू 0.5 प्लस 4g इंटू 0.25 शुड बी इक्वल्स टू 0.5 इंटू NB। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा 1.2g प्लस इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 21.00g इज इक्वल्स टू 0.5 NB। इसमें मल्टीप्लाई करी g की तो ये बन गया 12, इसमें मल्टीप्लाई करी तो 10 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल्स टू NB आया। तो हमारे पास NB की वैल्यू कितनी बनेगी, NB इज इक्वल्स टू 22 इंटू 10 बाय 5, इससे इसको कैंसिल करा 2, कितना हो गया ये हमारे पास 44 न्यूटन। अब इक्वेशन नंबर 1 जो थी Na प्लस NB इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 100। फ्रॉम इक्वेशन 1 Na प्लस 44 इज इक्वल्स टू कितना है 100, तो Na की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 माइनस 44 दैट इज 6 एंड 56 न्यूटन। ये हमारे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस हुए। ठीक है, तो आज वाली क्लास में हमने क्या क्या देखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ा, टॉर्क पढ़ा, लीनियर एंगुलर के बीच में रिलेशन सेट करे, फिर कपल ऑफ फोर्स देखा, एंड देन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस देखे कि किस तरीके से करने हैं।
अब जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट लेक्चर होगा इसका, उसमें हम लोग एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर काइनेटिक एनर्जी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि काइनेटिक एनर्जी एंगुलर मोशन में हम लोग किस तरीके से लिख रहे हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे कल वाले लेक्चर के लिए होने वाले हैं। तो तब तक के लिए इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। बाय बाय।